चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 80 नंबर क्वेश्चन तक जो है ना हमको हम लोग पहले वाला क्लास में कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 81 से पढ़ेंगे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 81, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए पंछी के बारे में। इसमें जो है ना 1 2 3 4 सही है ना, 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें 2 3 4 सही है। तो कह रहा है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 2 3 4 है, तो यह जो है निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, बिल्कुल सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है, सही है। यह भारत का उत्पाद है। पंछी जो है ना भारत का उत्पाद है, लेकिन ये इजराइल का उत्पाद, ये गलत है। इसलिए 2 3 4 सही है। कह रहा है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। पहला है कि यह निशांत नामक यूएवी का संस्करण है, और दूसरा इसमें कैमरा लेजर उपकरण लगा हुआ है, और यह भारत का क्या है, उत्पाद है। और नेक्स्ट है कि यह इजराइल का उत्पाद नहीं है, ये तो गलत था। आगे करा यह यूएवी मतलब अननेम्ड एरियल व्हीकल छोटे हवाई जहाज़ों से उड़ान भरने में सक्षम है। और नेक्स्ट है कि इसमें बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। तो पंछी जो है ना, ये क्या किया गया, बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 82, बताइएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितनी होती है? बताइए। 10.5। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितनी होती है? 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है ना, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgHOH के होल 2 का पीएच मान 10.5 होता है। तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है? MgOH के होल 2। अगर इसका पीएच मान पूछेगा तो क्या होता है? 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH के होल 2 होता है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह जल में घुलने पर दूध जैसा दिखता है। तो देखिए कि क्या चीज़ जलने पे जो है ना, जल में घुलने पे दूध जैसा दिखता है? कौन सा अथी है, मिल्क ऑफ यौगिक है? मैग्नीशिया। मिल्क और मैग्नीशिया जो है ना, ये जल में घुलने पर दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग जो है ना पेट अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो मिल्क और मैग्नीशिया का जो उपयोग होता है, ये पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है कि MgOH के होल 2 की प्रकृति में जो है ना ब्रूसाइट खनिज के रूप में होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का समान घटक है। क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना एंटासिड का समान घटक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 4 मई 1818 के अमेरिकी आविष्कारक जॉन कैलेन ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया, पेटेंट करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है। बताइए कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्या होगा। 1 2 3 4। हाँ, चारों यह कथन दो सही है। चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह परध्वनि गति की चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। हाँ, तो याद रखिए ना कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जो है ना चारों कथन सही है। क्या है? तो पहला कथन है कि यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो उड़ान क्षमता है ना 290 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? यह परध्वनि गति से चल सकती है। और चौथा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर जो है ना कार्य करता है। चारों कथन क्या है, सही है, याद रखिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। कह रहा है कि यह 2 चरणों में चलने वाली क्या है, मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। और इसकी उड़ान क्षमता जो है ना 290 किलोमीटर है। क्या है? 290 किलोमीटर है। और यह परध्वनिक गति से क्या चल सकती है, क्या चल सकती है। तो क्या होता है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना परध्वनिक गति से चल सकती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह दागों और भूल जाओ यंत्र के आधार पर क्या करता है, काम करता है। कौन सा मिसाइल था? ब्रह्मोस मिसाइल। आगे कह रहा है कि ब्रह्मोस को पनडुब्बी जहाज़ों विमानों जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ऐसा मिसाइल है ना, इसको जहाज़ों से भी, विमान से भी, जमीन से भी क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। और यह रूस और भारत के डीआरडीओ का एक संयुक्त जो है ना उद्यम है। क्या है? यह रूस और भारत के डीआरडीओ का एक संयुक्त उद्यम है। क्वेश्चन नंबर आइए 84 पे। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? क्या होगा, बताइए। मिल्क मैन पुस्तक। मिल्क मैन लिखा गया था। कह रहा है ना कि बुकर पुरस्कार विजेता एर्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मिल्क मैन लिखा गया था। कह रहा है कि बुकर पुरस्कार विजेता एर्ना बर्नस द्वारा मिल्क मैन पुस्तक को लिखा गया था। आगे कह रहा है कि मिल्क मैन पुस्तक को फिक्शन श्रेणी के अंतर्गत इसके लेखक एर्ना बर्नस को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है कि दी सेल आउट 2015
लेखक पॉल विटी का एक उपन्यास है। तो दी सेल आउट जो है ना 2015 के लेखक जो है क्या पॉल विटी का एक उपन्यास है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स जमैका के लेखक जो है ना मार्लन जेम्स का तीसरा उपन्यास है, याद रखिएगा। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स किसका है, पुस्तक है। तो जमैका के लेखक कौन है, मार्लस जेम्स का है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब वर्ष 2022 में बुकर पुरस्कार श्रीलंका के सिहान करुणातलका का को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि द ल्यूमिनरीज के लेखक एलिनोर कैटन का एक उपन्यास है। तो द ल्यूमिनरीज की जो पुस्तक है ना, ये एलिनोर कैटन का है, 2013 में जो है ना प्रकाशित हुआ था। आगे कह रहा है कि पुस्तक कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक बोलेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायाधीश रंजन गोगोई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रंजन गोगोई का है, रंजन गोगोई का है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 85 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है ना, 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, क्या देता है बताइए, क्या करने का। संसद के विश्रांति हाँ, काल तो में भारतीय दिए जाने संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। इधर है ये, क्या किसको देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के विश्रांति काल, सांसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की देता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 जो है ना राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश को जारी करने की जो है ना शक्ति देता है, 123। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग जो है ना क्या है, तो भाग कितना है, तो भाग 18 है ना, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में के बीच अपाकर का उल्लेख किया गया। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आय कर अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति की क्षमा करने की, उसका विलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। आय कर यदि किसी साधारण बिल विधेयक पर असहमति होने की स्थिति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि इसकी अध्यक्षता जो है ना स्पीकर द्वारा की जाती है। तो कह रहा है कि यदि किसी साधारण बिल विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है ना राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि अध्यक्षता कौन करेगा, तो ना राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा। हाँ, आय कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष। हाँ, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 52 के प्रावधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो क्या होगा, प्राक्कलन समिति। क्या होगा, तो प्राक्कलन समिति होगा। क्या होगा, प्राक्कलन समिति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो प्राक्कलन समिति होता है। आगे कह रहा है कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से जो है ना सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। यह इस समिति में राज्यसभा सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, केवल लोकसभा में होता है। आगे कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो समिति का अध्यक्ष वही चुने जाते हैं। आगे कह रहा है कि लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का क्या कहते हैं, जुड़वा वाहन भी कहते हैं, ठीक है। तो लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहते हैं। इस समिति में जो है ना 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं, किसमें, लोकसभा में होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। टोटल कहाँ से होता है, टोटल लोकसभा से होता है ना, टोटल लोकसभा से होता है। हाँ, टोटल लोकसभा से होता है। क्या हुआ, आगे कह रहा है कि 22 सदस्यों वाली सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। आगे कह रहा है उपक्रम समिति के बारे में बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ तो आप देख लीजिए, बना लीजिएगा, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे, 88 भी देखिए, क्वेश्चन आई 88 पे कह रहा है क्वेश्चन पूछे, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। लग रहा था कि हम राष्ट्रपति बोलने वाले थे, एकदम लग रहा था यार कन्फर्म बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रपति ही होगा। अगर
हम तो बोल दिए। हाँ, आपका आवाज़ धीरे आया था दिनकर जी। क्वेश्चन 88 कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। ये कहलाता है जनित्र कहलाता है, कि इसको जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, जनित्र मतलब जनरेटर कहलाता है। तो कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जनरेटर मतलब जनित्र कहलाता है। आगे कह रहा है कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र जो है ना मतलब जनरेटर जो है ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस डायनेमो भी रहता है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ हाँ, जी। आगे कह रहा है कि इस विद्युत जनित्र में प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जिसका उपयोग जो है ना विद्युत धारा का पता लगाने में किया जाता है। तो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत धारा का पता लगाने में विद्युत करते धारा हैं। का पता लगाने में किया जाता है। हाँ, गैलेनोमीटर। आगे कर रहा है गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे और एम्पियर फ्रांस ने वर्ष 1834 में किया था। बताइए गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था और कहाँ किया था, वैज्ञानिक था और कब किया था, बताइए गैल्वेनोमीटर का आविष्कार। ये गैलेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर ने फ्रांस का था, जो 1834 में किया था। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार जो है ना एंड्रे मैरी एम्पियर फ्रांस ने वर्ष 1834 में किया था, याद रखिए। और आई कह रहा है कि विद्युत मोटर इलेक्ट्रोमोटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। तो कह रहा है कि विद्युत मोटर जो है एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन, विद्युत मोटर करता है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है, तो क्या होगा बताइए। ब्रोमीन होती है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है, तो ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन जो है ना धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में हो रहती है। यह लाल भूरे रंग का द्रव है। आगे कह रहा है कि फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में की थी। तो कह रहा है ना कि फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 में की थी। आगे कह रहा है कि आयोडीन जो है ना एक रासायनिक तत्व है। यह हमारे आहार के प्रमुख तत्वों में से एक है। इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी घेघा रोग हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि आयोडीन एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। यह हमारे आहार के प्रमुख तत्वों में से एक है। इसी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी घेघा रोग हो जाती है। आगे कह रहा है कि आयोडीन गर्दन के पास पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए जरूरी ट्राई आइडोथायरोइन T3 और थायरोक्सिन T4 हार्मोन उत्पन्न करती है। तो कह रहा है कि आयोडीन गर्दन के पास पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए जरूरी ट्राई आइडोथायरोइन T3 और थायरोक्सिन मतलब T4 हार्मोन उत्पन्न करती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सल्फर मतलब गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। तो सल्फर जो है ना, सल्फर मतलब गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। अब आइए नेक्स्ट पे। आगे कह रहा है कि सल्फर का उपयोग जो है ना कीटनाशक पदार्थों को और दिया सलाई बारूद जैसे पदार्थों में करते हैं। तो सल्फर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कीटनाशक पदार्थों में करते हैं, दिया सलाई में करते हैं, बारूद जैसे पदार्थों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट जो है ना प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था, क्या होगा बताइए। महाराष्ट्र। ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में शुरू किया गया। कह रहा है कि विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट जो है ना प्रोजेक्ट जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो क्या होगा बताइए। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। हाँ, किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, दादा भाई नौरोजी। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में दिया था। तो कह रहा है ना कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का जो सिद्धांत था ना वो अपनी पुस्तक किसमें दिए थे, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में 1901 में दिया था। आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय सदस्य थे। तो देगा कि ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी।
आगे करा कि दादा भाई नौरोजी ने क्रमशः 1865 एवं 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो यह है कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किए थे और कब किए थे, कौन किए थे और कब किए थे, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, बताइए दोनों का। लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना लंदन 1865 इंडियन में सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना रहेगा तो 1866 में, और दादा भाई नौरोजी ने किया। हाँ, तो याद रखना कि लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना बोलेगा 1865 में किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में किया दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन ईस्ट इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन आएगा तो इसका स्थापना 1866 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो लंदन इंडिया सोसाइटी 1865, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बोले 1866, दोनों का स्थापना ना दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी का सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी रहा, और इसके 3 बार जो है ना 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष चुने गए। तो बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना मतलब अध्यक्ष चुने गए थे, कितनी बार चुने गए थे, कौन कौन बार कब कब चुने गए थे, बताइए। 3 बार, 1886, 1893, 1906। तो दादा भाई नौरोजी जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना मतलब स्थापना में भी रहा था, और इसके जो है ना 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब 1886, 1893, 1906 में चुने गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि महादेव गोविंद नाडे भारतीय समाज सुधारक, विद्वान एवं न्यायविद थे। उन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा, अहमदनगर शिक्षा समिति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु और तथा बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक और सोच का विरोधी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 पे कर रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है, बताइए। ये तो पुराना बहुत क्वेश्चन हो गया है, तो पढ़ना जरूरत नहीं है। यही अभी भी है, यही हाँ, वर्तमान में वर्तमान में कलराज मिश्र हैं, सही बोल रहे, राजस्थान कलराज मिश्र हैं, सही बात है, अभी तक यही बने हुए। सोचिए, कह रहे हैं कि कलराज मिश्र सितंबर 2019 से राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, बताइए क्या होगा। रवीश कुमार। हाँ, रवीश कुमार, उसमें बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था ये वाला, देखिए पूछ दिया दरोगा में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, तो रवीश कुमार को किया गया है। रवीश कुमार को हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। रवीश कुमार एक भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। अब आइए नेक्स्ट पे। आगे कह रहा है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। आगे कह रहा है इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जो है ना एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार सन 1958 में पहली बार सामुदायिक नेतृत्व के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक और कार्यकर्ता व प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। आगे कह रहा है कि ये क्वेश्चन ना एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सर्कल वो गौरव सर पढ़ाए थे। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि ये जो है ना यह पुरस्कार जो है मतलब रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1958 में पहली बार सामुदायिक नेतृत्व के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है किसको दिया गया था 1958 में? आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर CCHRC के निदेशक सर्जिकल ऑर्गेनोलॉजिस्ट पद्मश्री CR रविकरण को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे का नोट में दिया हुआ कि दलाई लामा को 1959 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए 64 वर्ष की जो है ना बाद 2023 में मिला था। कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार 64 वर्ष बाद 2023 में मिला था। किसको मिला था? दलाई लामा को। हाँ, दलाई लामा को 1959 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है ना 64 वर्ष बाद 2023 में मिला था। सोचिए इतना दिन बाद मिला। 2023 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है, बताइए क्या होगा। स्टीफन हॉकिंस है। कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने एक नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? स्टीफन हॉकिंस है। कह रहा है कि स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम ने ब्लैक होल नामक सिक्का जारी किया। आगे कह रहा है 50 पैसे की सिक्के की सतह पर वृत्ताकार जो रेखाएं उकेरित है जिनके ऊपर स्टीफन हॉकिंस का नाम उकेरा गया है।
आगे कह रहा है सिक्के में दो इमेज के माध्यम से ब्लैक होल को दर्शाया गया है। इस सिक्के पे हॉकिंस के ब्लैक होल फार्मूले को भी अंकित किया गया है। आगे कह रहा है स्टीफन विलियम हॉकिंस एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकवादी, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड केंद्रक में शोध निर्देशक थे। स्टीफन आगे कह रहा है कि हॉकिंस ने ब्लैक होल एवं बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया था। तो ब्लैक होल एवं बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान किसने दिया था? तो कौन दिया था? हॉकिंस दिया था। हॉकिंस ने। हॉकिंस की चर्चित पुस्तक जो है ना अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। तो देखिए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? तो हॉकिंस की है। ठीक है। हॉकिंस की है। क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए क्या होगा? महानदी पे है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? महानदी पे निर्मित है। हीराकुंड बांध महानदी पे नदी पे निर्मित है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबी नदी 4800 मीटर का एक बांध है। हीराकुंड जो है ना विश्व का सबसे लंबी नदी 4800 मीटर का बांध है। यह बांध महानदी स्थित स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है। आगे कह रहा है कि हीराकुंड बांध का निर्माण जो है ना सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1953 में जो है ना बनकर तैयार हुआ था। तो हीराकुंड बांध जो था सन 1948 में शुरू हुआ और बनकर कब तैयार हुआ? 1953 में बनकर तैयार हुआ। आगे कह रहा है उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित इस बांध में निर्मित झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आगे कह रहा है इस बांध को बनाने के उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन था। अब महानदी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों के निकट अमरकंटक सिहावा से निकलती है और नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। किसको? महानदी को ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद को मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 51 के क। अनुच्छेद 51 के क कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 51 के क। आगे आइए। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में जो है ना मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वयंसिद्ध समिति के सिफारिश पर इस संविधान में जोड़ा गया था और यह मूल संविधान का भाग नहीं था। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। आगे कह रहा है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितना? 11। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। 40वां संविधान संशोधन 2002 इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद का 121 का क अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। बताइएगा अनुच्छेद 50 में किसका प्रावधान है? बताइए। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो अनुच्छेद 49 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 49 में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49 में कह रहा है ना कि 49 के तहत जो है राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वृद्धि का कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 51 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। हाँ, तो अनुच्छेद 51 में क्या है ना कि राज्य जो है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आइए। कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? क्या होगा? दाब को। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में किससे परिभाषित करता है? तो दाब को। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है ना दाब को परिभाषित करता है। आगे कह रहा है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा मात्रक पास्कल रखा गया। ठीक है। तो कह रहा है कि द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा मात्रक पास्कल रखा गया। दाब एक अदिश राशि क्या है? दाब एक अदिश राशि है। आगे कह रहा है कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसे में कम से कम क्षेत्रफल को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ की यही प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्यानता तरल का गुण वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का क्या करता है? विरोध होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि बल
बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के पारिता घुमाने की प्रवृत्ति है या एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। इसका ऐसे मतलब क्या है? बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का जैसे अच्छा ऐसा बताइए मतलब होता है, तो, न्यूटन मीटर होता है। बताइए, बोलिए। बोले दाब बढ़ाते हैं हम्म तो श्यानता क्या होता है? दाब बढ़ाएंगे श्यानता घटेगा। घटेगा। श्यानता घटेगा। हाँ बोलिए ना, क्या होगा? घटेगा। कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, 98 क्वेश्चन। सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ? बताइए। सियाचिन हिमनद स्थित है, हिमनदी काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में है। कह रहा है कि सियाचिन हिमनदी स्थित है काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास एक स्थित हिमनद है, मतलब ग्लेशियर है, ठीक है। तो कह रहा है कि काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है और सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक हिमनद ग्लेशियर है। आगे कह रहा है कि पीर पंजाब श्रेणी हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों को पाक अधिकृत कश्मीर तक फैली हुई है। आगे कह रहा कि पीर पंजाब श्रेणी में पीर पंजाब दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिंथन दर्रा आदि प्रमुख है। तो कह रहा है कि पीर पंजाब श्रेणी में पीर पंजाब दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिंथन दर्रा आदि प्रमुख है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुमायूं हिमालय के पश्चिम मध्य खंड व सतलज नदी से 200 मील 320 किलोमीटर पूर्व में काली नदी तक विस्तृत है, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय के पश्चिम मध्य खंड व सतलज नदी से 200 मील 320 मील पूर्व में काली नदी के विस्तृत है। यह कह रहा है कि काली नदी को महाकाली, काली गंगा या शारदा भी कहते हैं। तो काली नदी को जो है ना महाकाली, काली गंगा या शारदा भी कहते हैं। यह कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? बताइए कौन होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के स्थापना संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक मतलब धार्मिक आंदोलन था जिसे भारत में पुनर्जागरण का युग में प्रभावित किया। आयकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। तो ब्रह्म समाज को स्थापना जो है ना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने 1828 में किया था। और सन 1815 में राजा सुनिए ना, अभी तक सब लोग यही जानते होंगे कि सिर्फ राजा राम मोहन राय है, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर ने भी। आप राजा राम मोहन राय ऑप्शन में हटा दीजिए, द्वारकानाथ दे दीजिए, चाहे दे दीजिए, दोनों ऑप्शन में एक दीजिए सिंगल, देखिए कौन होता है। आंसर है गलत, हमें हमेशा आएगा। सही बोल। कह रहा है कि सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय जो है ना ब्राह्मण समाज का स्थापना बोलेगा 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने दोनों मिलकर किए थे। यहाँ पे बोलेगा आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। आगे आइए। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में किया था। तो बताइए आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया था और कहाँ किया था? बताइए। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में किया। हाँ, तो आर्य समाज की स्थापना जो है ना दयानंद सरस्वती ने। जैसे भारत में प्रथम बार ट्रेन चला था 16 अप्रैल ना 1853, तो याद रखेंगे ये 10 अप्रैल और 16। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में किया था। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था ना मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा 1845 से 46 में। हाँ, तो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, किन वर्षों में हुआ था? तो 1845 से 46 में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उसके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। युद्ध के दौरान सिख बढ़ते और जो है अंततः उनकी हार हुई। आगे कह रहा है कि सन 1846 ईस्वी में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। तो बताइएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था? कब समाप्त हुआ था? बताइए। 1846 ईस्वी में। हाँ, लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ना युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था 18 अप्रैल 1848 से 29 अप्रैल 1849 के बीच चली थी। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था 18 अप्रैल 1848 से 29 अप्रैल 1849 तक चली थी। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश राज में क्या किया? मिला लिया गया। तो ये कह रहा है ना कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में समाप्ति के बाद सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को क्या किया? ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया।
तो ये तो पूरा 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। और कल हम लोग क्या करेंगे ना, 1 से लेकर 100 तक कुछ क्यूक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, पूरा सेट का। जैसे आज पूरा डिस्कशन कर लिए डे बाई डे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव हाँ हाँ, बस कल क्या करेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर आपको बोलना है, क्योंकि डिस्कशन तो हम लोग कर चुके हैं, बस एक बार कल क्यूक रिवीजन होगा पूरा सेट का। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, पूरा 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वीडियो को ज़्यादा देखिए, ठीक है, ज़्यादा देखिएगा ना, जितना रिवीजन होगा देखिए, और ज़्यादा हर ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना बहुत मज़ा आएगा। एक बार यहाँ पे पढ़ने के बाद एक बार आप देख लीजिएगा दोबारा, फिर सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए कल के लिए रहने देते हैं, कल इसको ना क्यूक रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ 100 क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा।